नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अब अहम बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच हालिया ईरान मिसाइल अटैक और इस पर जवाबी हमले को लेकर चर्चा हुई। इस बातचीत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस भी शामिल हुई। नेतन्याहू के कार्यालय में बातचीत के दौरान कुछ प्रमुख सलाहकार और मंत्री भी मौजूद थे और ये बातचीत ऐसे समय पे हुई है जब इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की अमेरिका यात्रा रद्द की गई थी। नेतन्याहू बाइडेन में बात, अमेरिका इजराइल साथ। ईरान से बदले की तैयारी, जवाबी हमला होगा भारी। ईरान पर हमले का प्लान, नेतन्याहू कैबिनेट में मतदान। इजराइल को सुरक्षा का अधिकार, बाइडेन का मिला साथ। सरप्राइज अटैक की तैयारी, गैलेंट ने कमान संभाली। समझ न देगी साथ, अटैक में ईरान होगा बदहवास। सऊदी पहुंचे विदेश मंत्री, ईरान ने शुरू की खेमेबंदी। ईरानी सांसदों की मांग, एटम बम पर जल्द हो काम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फोन पर बातचीत होने के कुछ देर बाद ही अब इजरायली रक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। ईरान पर जवाबी हमले को लेकर इजरायल के इस ऐलान ने अभी से मध्य पूर्व में हलचल पैदा कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल ईरान पर बहुत बड़ा घातक हमला करने वाला है। इसका अंदाजा इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के बयान से भी लगाया जा सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान पर इजरायल का हमला घातक और चौंकाने वाला होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। खबरों की माने तो इजराइल ईरान के तेल ठिकानों को टारगेट करने का प्लान बना रहा है। वहीं अमेरिका स्थिति को शांत करने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ है। इजराइल 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। ईरान पर किस तरह का हमला हो, ये तय करने के लिए नेतन्याहू की कैबिनेट में वोटिंग होगी। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बातचीत की। ये बातचीत करीब 30 मिनट तक चली। अगस्त के बाद पहली बार नेतन्याहू और बाइडेन के बीच बात हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ईरान पर जवाबी हमले को लेकर चर्चा की गई। बाइडेन ने दोहराया कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। वहीं व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि दोनों नेताओं के बीच
बातचीत काफी सकारात्मक रही। जबकि इससे पहले बाइडेन ने कहा था कि इजराइल को ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला करने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि वो ईरान पर अचानक से बड़ा हमला करेंगे। उन्होंने इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट 9900 से मुलाकात में कहा कि ईरान पर ऐसा हमला होगा कि वो समझ तक नहीं पाएगा कि हुआ क्या है। ईरान के खिलाफ इजराइल का हमला घातक, सटीक और हैरान करने वाला होगा। ये सिर्फ तबाही देखेंगे। बता दें, अगस्त के बाद से बाइडेन और नेतन्याहू के बीच पहली बार बातचीत हुई है। ये बातचीत ऐसे समय में आई है जब इजराइल के साथ ईरान और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच जंग की तीव्रता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं युद्ध विराम के संकेत भी नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों ऐसी खबरें आईं कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। गाजा में युद्ध और हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष से निपटने के इजराइल के तरीके को लेकर तनाव बढ़ा है। गाजा में जंग की शुरुआत से लेकर लेबनान में घुसने तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कई बार बातचीत हुई। बाइडेन ने नेतन्याहू से नाराज होकर आपा खो दिया था। जब इजरायली सेना गाजा के आखिरी शहर राफा में घुसी तो बाइडेन ने गाली देकर नेतन्याहू को झूठा कहा था। बाइडेन ने एक प्राइवेट बातचीत के दौरान कहा था कि नेतन्याहू बुरा इंसान है। बाइडेन ने पद पर रहते हुए नेतन्याहू के साथ और उनके बारे में तीखी, सीधी, बिना फिल्टर की गई भाषा का इस्तेमाल किया। हाल के हफ्तों में तनाव बढ़ गया है क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को बार बार इजरायली कार्रवाई के बारे में देर से पता चला। इनमें इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या और लेबनान में हिजबुल्लाह सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए पेजर और वॉकी टॉकी का विस्फोट शामिल है, जिसकी न तो इजराइल ने पुष्टि की और न ही इनकार किया है। वहीं हिजबुल्लाह के हमले में पहली बार इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट्स में किरियत शमोना इलाके में 2 इजरायली नागरिक मारे गए। इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस इलाके में लगभग 20 रॉकेट दागे थे। लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 10,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं पिछले 10 दिनों में लेबनान पर 1100 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं। बता दें कि ईरान ने 1 अक्टूबर को तेल अवीव पर 200 मिसाइलों से घातक हमला किया था। हालांकि ईरान के इस हमले में इजराइल में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। पिछले सप्ताह ईरान की ओर से इजराइल पर दागी गई इन्हीं मिसाइलों की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस घटना ने इजराइल ईरान में बड़े घातक युद्ध की आशंका बढ़ा दी है। वहीं देखिए, ईरान पर इजरायली हमले की आशंका के बीच अब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। यह मुलाकात सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। इस बैठक के दौरान दोनों ने मिडिल ईस्ट में बने हालातों पर चर्चा की है। अब सऊदी अरब और ईरान के संबंध पिछले कई सालों से खराब चल रहे हैं और इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान ने अरब देशों को अपने खिलाफ हमलों में दुश्मन के हाथों सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने को लेकर अब चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इजरायल के खिलाफ नया मोर्चा बनाने में जुटे हैं। इसके लिए वह इन दिनों क्षेत्र के खाड़ी अरब देशों के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत सऊदी अरब से की है, जो कि इजरायल का दोस्त माना जाता है। लेकिन हाल ही में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा के मसले पर इजरायल को दो टूक कह दिया था कि आजाद फिलिस्तीन के बिना वो इजरायल को मान्यता नहीं देंगे। सऊदी अरब के इस रुख से ईरान की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लिहाजा वो अब इजरायल के खिलाफ सऊदी अरब को साधने की कोशिश में जुटा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ईरान पर इजरायल के जवाबी हमले की आशंका के बीच ईरान के टॉप डिप्लोमेट और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान का कहना है कि उसने इस्माइल हानिया, हसन नसरल्लाह और IRGC के कमांडर नील फोरुशन की मौत का बदला लेने के लिए हमला किया था।
वहीं अब इजराइल भी ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध को जन्म दे सकता है। ईरान इजराइल के बीच युद्ध होता है तो क्षेत्र में मौजूद तमाम मुस्लिम देशों की भूमिका बेहद अहम होगी। हालांकि सऊदी अरब, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देश अब तक इस तनाव में तटस्थ नजर आए हैं, लेकिन अब अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो यकीनन इन देशों को एक पक्ष चुनना पड़ सकता है। लिहाजा ईरान ने पहले ही इजराइल के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी दौरे के लिए रवाना होने से पहले बताया था कि उनकी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के साथ अनौपचारिक तौर पर बातचीत हो चुकी है और अब वो सऊदी समेत कई देशों के दौरे पर जाकर वहां टॉप लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। आराघची ने बताया था कि उनके इस दौरे का मकसद इजराइल के खिलाफ सामूहिक आंदोलन खड़ा करना है। ईरानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अलावा अपने समकक्ष प्रिंस फैजल बिन फरहान से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों और कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच क्षेत्र के ताजा हालात पर भी चर्चा हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने पोस्ट कर लिखा है कि विदेश मंत्री के दौरे का मकसद क्षेत्र में यहूदी प्रशासन के नरसंहार और आक्रामकता को रोकना, साथ ही गाजा और लेबनान में हमारी भाइयों और बहनों की पीड़ा और दर्द को खत्म करना है। बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बीते करीब 7 सालों से संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन पिछले साल मार्च में चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों ने दोबारा आपसी संबंधों को बहाल किया। वहीं इसी बीच ईरान में 39 सांसदों ने देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को पत्र लिखकर न्यूक्लियर हथियार बनाने की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि ईरान के रक्षा सिद्धांतों में बदलाव की जरूरत है। पत्र लिखने वाले सांसदों ने कहा है कि आज दुनिया में एक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय देश या फिर अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है जो इजराइल को रोक सके। वे जो भी अपराध करना चाहते हैं वे कर रहे हैं। बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने 2 दशक पहले एक धार्मिक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि न्यूक्लियर हथियार रखना इस्लाम के खिलाफ है। हालांकि इसके बाद से ईरान में कई बार न्यूक्लियर हथियार बनाने की मांग की जाती रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान को जो वार्निंग दी है वो आपको बताते हैं। दरअसल वार्निंग देते हुए ये कहा गया है कि अगर लेबनान हिजबुल्लाह को अपनी सीमाओं के भीतर काम करने की अनुमति देता रहे तो लेबनान का भी हश्र गाजा जैसा हो सकता है। अब नेतन्याहू ने लेबनानी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने नसरुल्लाह और उसके संभावित उत्तराधिकारियों को मार गिराया है। इजराइल हिजबुल्लाह को लेकर आर पार के मूड में है। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने एक वीडियो मैसेज के जरिए लेबनान को सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वो अपनी सीमाओं के भीतर हिजबुल्लाह को काम करने की अनुमति देता है तो उनके देश का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन का ये बयान तब आया जब इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी तट पर हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना आक्रमण तेज कर अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है और नागरिकों को क्षेत्र खाली करने की सलाह दी है। लेबनानी लोगों को सीधे वीडियो संबोधन में नेतन्याहू ने उनसे अपने देश को हिजबुल्लाह के चंगुल से मुक्त करने का आग्रह किया ताकि आगे और विनाश से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि आपके पास लेबनान को बचाने का अवसर है, इससे पहले कि एक लंबे युद्ध की खाई में गिर जाए जो गाजा के जैसी तबाही और पीड़ा का कारण बनेगा। वीडियो में आगे कहा गया है कि जब तक हिजबुल्लाह से निपटा नहीं जाता लेबनान को गाजा जैसा ही भाग्य झेलने का जोखिम है जिसने चल रहे संघर्ष के कारण व्यापक तबाही देखी है। नेतन्याहू ने कहा कि मैं आपसे लेबनान के लोगों से कहता हूं कि अपने देश को हिजबुल्लाह से मुक्त करें ताकि ये युद्ध समाप्त हो सके। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तब और बढ़ गया जब समूह ने इजरायली पोर्ट शहर हाइफा पर रॉकेट दागने की जिम्मेदारी ली। यह हमला तब हुआ जब इजरायली सेना ने बताया कि 85 प्रोजेक्टाइल लेबनान से इजराइल की सीमा पार कर गए हैं। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इजरायली हमले लेबनान की आबादी वाले इलाकों पर जारी रहे तो वो इजरायली शहरों और कस्बों पर गोलीबारी जारी रखेगा। बता दें कि ये संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 से जारी है जब हमास ने इजराइल पर एक भयंकर हमला किया था जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
तब से हमास के एक प्रमुख सहयोगी हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के साथ छिटपुट गोलीबारी की। इस बीच इजरायल ने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित रखने और अपने नागरिकों को हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से बचाने की कसम खाई है। बेरूत पर हवाई हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हाल के हफ्तों में हिजबुल्लाह के नेतृत्व को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। नसरल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहा था और उसे लेबनान में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक माना जाता था। नसरल्लाह की मौत ने हिजबुल्लाह समूह को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन इजरायली हमले यही नहीं रुके। अक्टूबर में इजराइल ने बेरूत में एक और बमबारी शुरू की, जिसमें हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाया गया, जिसे नसरल्लाह का उत्तराधिकारी माना जाता है, जबकि हिजबुल्लाह ने सफीउद्दीन की मौत की पुष्टि नहीं की है। नेतन्याहू ने अपने वीडियो संबोधन में संकेत दिया कि नसरल्लाह और सफीउद्दीन दोनों मारे गए हैं। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की एबिलिटी को हमने कमजोर कर दिया है। हमने हजारों आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनमें लंबे समय से हिजबुल्लाह के नेता रहे हसन नसरल्लाह और नसरल्लाह के कई रिप्लेसमेंट शामिल हैं। वहीं आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि हमने बेरूत में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया। ये इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख अबू अब्दुल्ला मुर्तदा का हेडक्वार्टर है। उनके साथ हम जानते हैं कि हाशिम सफीउद्दीन वहां थे। इस हमले की अभी भी जांच की जा रही है, जिसे हिजबुल्लाह छिपाने की कोशिश कर रहा है। जब हमें पता चलेगा तो हम जनता को अपडेट करेंगे। तो देखिए, लेबनान का हिजबुल्लाह आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से समाप्त भी कर दिया। हालात ऐसे हैं कि आज हिजबुल्लाह को कोई नेता नहीं मिल रहा है। हिजबुल्लाह के बचे कुछ नेता भी इजराइल के डर से अब छिपे फिर रहे हैं और हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत ने अब उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल को चोट पहुंचाई है, जिससे लेबनानी राजनीति में सत्ता का शून्य पैदा हो गया है। हाल ही में एक सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 90% लेबनानी जो हैं वो शांति के पक्ष में हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि आखिर ये युद्ध रोकने के साथ कितने लोग खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये युद्ध जो है अब वो बढ़ता जा रहा है। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।